तो आज हम लेक्चर सेकेंड करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं को अपन विस्तार से समझते हैं। और छोटा एक्ट है तो अपन जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में भी आ जाए और ये एक्ट जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो हम कल तो हमने पढ़ ही लिया था इसका बेसिक जो भी है, कब राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी, कब ये लागू हुआ था, और जो अपन ने पूरी जो धाराएं हैं उनको अपने बहुत ही ब्रीफ में कल कर लिया था, है ना। तो आज हम प्रत्येक धारा को लेंगे, वो क्या बोलती है ये समझेंगे और इस एक्ट को ख़त्म करेंगे। आज देखिए कितना हो पाता है, कल या परसों के लेक्चर में ख़त्म हो ही जाएगा, 2-3 लेक्चर में। जो धारा 1 है, सेक्शन 1 जो है, धारा 1 क्या बोलती है कि ये धारा 1 बोलती है संक्षिप्त नाम तथा विस्तार। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 होगा। ठीक है, संक्षिप्त क्या बोलती है धारा, संक्षिप्त नाम बताती है और विस्तार बताती है। ठीक है, तो इसका विस्तार इस संक्षिप्त नाम जो है वो क्या होगा कि मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 होगा। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, ये धारा 1, केवल धारा 1 जो है इतनी ही है। अब धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2 क्या बोलती है? धारा 2 जो है बोलती है कि ये धारा 2 परिभाषा की बात करती है। परिभाषा कि जिसमें केवल एक ही परिभाषा दी हुई है, वो यह है कि निर्बंधन आदेश, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर, निर्बंधन आदेश की ये परिभाषा बताएगी। इसमें परिभाषा के रूप में केवल यही बताया गया कि जो आदेश धारा 3 में दिया गया है वही निर्बंधन आदेश है। ठीक है, तो ये धारा 3 हो गई, धारा 2 हो गई। हम अब धारा 3 की बात करें तो धारा 3 बोलती है निर्बंधन आदेश करने की शक्ति। तो ये धारा ये बोलती है कि जब भैया जो डीएम है उसको लगता है, डीएम को क्या लगता है, डीएम को ये लगता है कि कोई व्यक्ति है वो ऐसे काम कर रहा है, ऐसा कोई आचरण कर रहा है जिससे क्या है कि लोक शांति भंग होने की संभावना है। ठीक है, उसके आचरण से, कार्य से, है ना, लोक शांति भंग होने की संभावना है। तो जो डीएम को लग रहा है कि व्यक्ति के कार्य आचरण से लोक शांति भंग होने की संभावना है, तो डीएम क्या 3 आदेश पारित कर सकता है। तो डीएम ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या आदेश पारित करेगा? पहला आदेश ये पारित करेगा कि आप जहाँ भी जा रहे हो, आने जाने की सूचना मुझे दो। आप कहाँ जा रहे हो, सूचना मुझे। दूसरा आदेश क्या पारित कर सकता है कि आप किसके संपर्क में हो ये मुझे बताओ। ठीक है, किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ हो ये बताओ। तीसरा आदेश क्या देगा कि आप कोई वस्तु का कब्जा और उपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में प्रावधान कर सकता है। तो ये धारा 3 है, ये बोलती है कि भैया जब डीएम को लगता है कोई व्यक्ति ऐसा कोई आचरण कर रहा है, कार्य कर रहा है जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वो निम्न 3 आदेश जारी कर सकता है। क्या आदेश? कि भैया तुम कहाँ आ जा रहे हो ये मुझे बताओ, किन व्यक्ति को संपर्क में हो, किसके साथ तुम घूम रहे हो ये बताओ। कोई वस्तु है उसके कब्जे उपभोग के संबंध में भी आदेश जारी कर सकता है कि भैया तुम तलवार, चाकू या छड़ी, लाठी लेकर नहीं चलोगे।
तो ये बोल सकता है। तो इसमें जो है, इसमें धारा 3 में फिर से मैं रिवाइज करवा दूं आपको कि धारा 3 में क्या बोलते हैं कि जब डीएम को लगता है कि कोई व्यक्ति आज कोई ऐसा आचरण कर रहा है, कार्य कर रहा है लोग जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसा डीएम जो है 3 आदेश पारित कर सकता है कि भैया तुम अपने आने जाने की सूचना मुझे दो, कहाँ जा रहे हो, किसके संपर्क में हो, किसके साथ रह रहे हो, ये मुझे बताओ। कोई वस्तु है उसके कब्जे उपभोग के संबंध में भी प्रावधान कर सकता है कि भैया तुम कोई लाठी लेकर नहीं चलोगे, उसका कब्जा नहीं रखोगे, उसका उपयोग नहीं करोगे, ये 3 आदेश दे सकते हैं। ठीक है, तो बस धारा 3 यही बोलती है कि, और धारा 3 यही बोलती है और इसमें शक्ति जो है डीएम को दी गई है। ठीक है, अब अपन धारा 4 में आ जाते हैं। ठीक है, धारा 4 क्या बोलती है, धारा 4 भी जो है डीएम को पावर देती है, डीएम को पावर देती है। अब डीएम को लगता है कि भैया, डीएम को लगता है कि कोई व्यक्ति है, दल है। ठीक, व्यक्ति दल है। अब वो व्यक्ति दल है, उसका आना जाना, ठहरना, जिसे एक्ट में पड़ाव कहा गया। पड़ाव मतलब कहीं वो पड़ाव ठहर रहा है, कोई व्यक्ति कोई दल ठहर रहा है, संतरास कारित कर रहा है, या संतरास कारित करने की संभावना है कि भैया कारित करेगा, संतरास कारित करने की संभावना है। तो वो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति या जो दल हैं, दल के सदस्य को बोलेगा कि क्या दल के सदस्यों को आदेश देगा। अब क्या आदेश देगा ये देख लो, 2 प्रकार के आदेश दे सकता है। क्या आदेश देगा, आदेश देगा कि आप अपना आचरण सुधार लो, आचरण के संबंध में आदेश देगा। दूसरा, बाहर चले जाओ। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इधर। आचरण के संबंध में क्या आदेश देगा कि आप अपना आचरण ऐसा रखो कि किसी भी व्यक्ति को संतरास कारित न हो, संतरास ना हो। ठीक है, आप बाहर चले जाओ। ये इसमें क्या आदेश देगा, इसमें ये डीएम बोलेगा कि आप जिले से या डीएम जो बताए उस क्षेत्र से या जिले के आसपास के क्षेत्र से आप बाहर चले जाओ। ठीक है, ये 2 प्रकार के आदेश धारा 4 में देगा। तो धारा 4 में डीएम देखिए, धारा 4 में डीएम जो है, डीएम को क्या आदेश देता है, जब डीएम को लगता है कि कोई व्यक्ति दल है, उसका आना जाना, उसका पड़ाव मतलब ठहरना संतरास कारित कर रहा है, समाज में संतरास कारित कर रहा है या कारित करने की संभावना है। ठीक है, तो डीएम जो है ऐसे व्यक्ति या दल के सदस्य को क्या आदेश देगा कि भैया आप ऐसा अपना आचरण ऐसा रखो कि संतरास कारित ना हो, एनर्स कारित ना हो समाज में। या फिर आप कोई जिले के डीएम जो बताए उस जिले के बाहर चले जाओ, है ना, उसके आसपास मत रहो, बाहर चले जाओ, ये आदेश देगा। ठीक, धारा 4 में यही है कि डीएम आदेश देता है आचरण सुधारो और जिले के समान तौर पर जिले के बाहर चले जाओ या उसके आसपास के क्षेत्र के बाहर चले जाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप वापस ना आना, जब मैं बोलूँ तब आना। और उतने समय के भीतर, जितना डीएम बोले उतने समय के भीतर आप बाहर चले जाओ, और जब अवधि जो आदेश में अवधि बताई गई है वो बीत जाए तो फिर वापस आ जाओ। ठीक है, तो धारा 4 भी हो गई। अब धारा 5 क्या बोलती है देखिएगा, धारा 5 क्या बोलती है कि अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों का हटाया जाना। ठीक है, तो मतलब अपराध करने के लिए जो व्यक्ति उतारू हैं, मतलब उचक रहे हैं कि मुझे अपराध करना है, मतलब दिख रहा है कि यार अगर इन पर नियंत्रण रखा गया तो ये अपराध करेंगे ही, है ना, मतलब इनके बाकियों की तुलना में ये जो अपराध करने के आमादा व्यक्ति हैं
इनके अपराध करने की संभावना अधिक है, इसलिए हम इनको यहाँ पे अमादा व्यक्ति बोल रहे हैं। इनकी संभावना ज़्यादा है, मतलब अपराध करने के लिए संभावित व्यक्तियों को हटाया जाना, अपन इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब जो व्यक्ति अमादा है अपराध करने के लिए, उसके संबंध में भी यहाँ क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें भी डीएम को ही शक्ति दी गई है। देखिए डीएम जो महोदय हैं, डीएम महोदय को लग रहा है, डीएम महोदय को लग रहा है कि डीएम महोदय को लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति, क्या लग रहा है कि ऐसा जो व्यक्ति है उसके आने जाने से संत्रास कारित हो रहा है, उसके आने जाने कार्य करने से संत्रास कारित हो रहा है, यह संभावना है कि संत्रास कारित होगा। ठीक है, और क्या है, डीएम को लग रहा है कि व्यक्ति के आने जाने उसके कार्यों से संत्रास कारित होगा, यह संत्रास कारित होने की संभावना है। या लग रहा है कि भैया कोई व्यक्ति है वो बीएनएस के चैप्टर 10(6)(17) में कोई अपराध कर देगा, संभावना है कर देगा। बीएनएस के अध्याय 10(6)(17) में उल्लिखित कोई अपराध कर देगा, दुष्प्रेरण करेगा, संभावना है। प्लस क्या, प्लस और ये तो ठीक ही ठीक, और जो डीएम की राय है कि यदि वो अपराध कर दे, यदि अपराध कर देता है तो कोई आम व्यक्ति उसके विरुद्ध साक्ष्य देने नहीं आएगा। ठीक है, डीएम को लग रहा है कि भैया कोई व्यक्ति बीएनएस के अध्याय 10(6)(17) में अपराध कर देगा या उसको दुष्प्रेरण कर रहा है, और क्या लग रहा है इसके साथ साथ क्या है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और डीएम की राय है कि अपराध करने वाले व्यक्ति यदि अपराध कर देता है तो कोई आम व्यक्ति उसके विरुद्ध साक्ष्य देने नहीं आएगा। तब ये दोनों चीज़ें हैं। पहला क्या, डीएम को लग रहा है कि व्यक्ति के आने जाने कार्य से संत्रास कारित हो रहा है, व्यक्ति कोई अपराध कर दे और कोई जो आम व्यक्ति उसके विरुद्ध साक्ष्य देने नहीं आएगा। और क्या लग रहा है डीएम को, और डीएम को लग रहा है कोई आप्रवासी है, आप्रवासी के ठहरने से रोग फैलने की संभावना। ठीक, आप्रवासी अगर ठहरे तो रोग फैलने की संभावना। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या क्या आदेश देगा डीएम, तो डीएम के आदेश देख लीजिए, डीएम क्या क्या आदेश देगा, वही आदेश देगा। आचरण, कि भैया आप अपना आचरण मत रखो जिससे संत्रास कारित हो या फिर रोग फैलें। दूसरा, बाहर निकल जाओ, कहाँ, जिले से या आसपास से आप बाहर निकल जाओ। तो इसमें यही है कि जब डीएम को लग रहा है कि व्यक्ति के आने जाने कार्य संत्रास कारित हो रहा है, कोई व्यक्ति बीएनएस के इस अध्याय में अपराध करने की संभावना है, दुष्प्रेरण कर रहा है, और डीएम की राय है यदि अपराध हो जाता है तो कोई आम व्यक्ति साक्ष्य देने नहीं आएगा, और क्या कोई आप्रवासी है उसके ठहरने से रोग फैलने की संभावना है, तो आदेश देगा भैया अपना आचरण सुधारो या तुम जिले से बाहर निकल जाओ, और जब मैं बुलाऊं जो आदेश में लिखा है तभी आना, उसके पहले मत आना। ठीक है, तो ये हो गया अपना धारा 5। अब धारा 6। धारा 6 क्या बोलते हैं कि दोष सिद्ध व्यक्तियों को हटाया जाना। अब धारा 6 बोलती है कि दोष सिद्ध व्यक्तियों को हटाए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। क्या बोलती है कि डीएम, इसमें भी डीएम है, देखिए डीएम को लगता है कि भैया कोई बीएनएस के चैप्टर 10(6)(7)
का अपराधी उसके क्षेत्र में है, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का अपराधी कोई व्यक्ति है जिसने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया है, या अनैतिक व्यापार अधिनियम का उल्लंघन किया है। ठीक है। द्रुत मतलब नशा वाले अधिनियम 1867 का उल्लंघन किया है। जब डीएम को लगता है कि भैया उसकी जो क्षेत्र की सीमा है उसके भीतर ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है, तो डीएम क्या क्या आदेश दे सकता है? आदेश दे सकता है इसके पहले, जब 4 प्रकार के व्यक्ति हैं और डीएम को लगता है, संभावना है कि पुनः अपराध करेंगे, पुनः अपराध की संभावना है, पुनः अपराध की संभावना है, तो आदेश देगा, जो डीएम है वो आदेश देगा कि आप जिले से बाहर निकल जाओ। इसमें एक ही आदेश, आचरण वाला आदेश नहीं है। ठीक है। तो इसमें ये देखो आप कि इससे 2 व्यक्तियों को हटा रहे हैं अपन। अब डीएम को लग रहा है कि भैया ये बीएनएस वाला कोई अपराधी, सिविल अधिकार संरक्षण का उल्लंघन करता दिख रहा है, अनैतिक व्यापार से दंडित कोई अपराधी, द्रुत अधिनियम से दंडित कोई अपराधी उसकी सीमा के भीतर है, और संभावना है कि यदि उसको हटाया नहीं गया तो पुनः अपराध करेगा और लोक शांति भंग करेगा। तो आदेश दे सकता है कि भैया तुम मेरे ज़िले से बाहर निकल जाओ कुछ टाइम के लिए। तो अब हम धारा 7 बात करते हैं। 7 तो ये धारा बात करते हैं काल अवधि की। ठीक है। अब यहाँ पे देखो धारा 4, 5, 6 में क्या आदेश था? 2 ही प्रकार के आदेश थे इसमें। क्या आदेश थे? एक तो ये था कि आचरण सुधार, दूसरा है कि भैया बाहर निकल जाओ। तो आप देखो कि जब बाहर निकल जाओ वाला आदेश है ये तो ठीक है, आचरण सुधार लिया, बाहर निकल जाओ, तो समय कि भैया कितने समय के लिए? तो इसमें बोला है 1 वर्ष तक। जब डीएम कोई आदेश देगा तो वो अधिकतम कितने वर्ष तक हो सकता है? 1 वर्ष तक का। 1 वर्ष से ऊपर का कोई आदेश नहीं हो सकता है। ठीक है। तो धारा 7 जो है कालावधि बताता है, बोलता है कि 4, 5, 6 में 2 आदेश हैं, उनकी कालावधि कितनी होगी? 1 वर्ष तक की होगी। जिले से बाहर रहने की कालावधि है, आचरण वाली कालावधि भी इसमें इंक्लूड रहेगी कि ऐसा आपको आचरण करना है साल भर में, तो ये भी दोनों चीज़ें रहेंगी 1 वर्ष तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि जो भी जब कभी भी संख्या वाली कोई चीज़ें आए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 माह, ऐसी चीज़ें हमेशा इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए कि डीएम ने आदेश दे दिया, तो अब वो जो बेचारा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध आदेश दिया, व्यथित व्यक्ति है, उसको क्या अधिकार है? ठीक है। तो उसको क्या अधिकार है? तो इसमें आप देखिएगा मेनली जो धारा 8 और धारा 9 में उसको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं? डीएम ने आदेश दिया, आदेश किसी व्यक्ति के विरुद्ध होगा, ये जो व्यक्ति है उसको क्या अधिकार है? तो 2 अधिकार, समान तौर पर 2 अधिकार दिए गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है धारा 8 में, धारा 9 में। तो अपन को वही देखना है कि धारा 8 में क्या अधिकार है। तो धारा 8 क्या बोलती है? धारा 8 में जो सब क्लॉज है, पहला क्या बोलता है
जो डीएम है, डीएम ने आदेश दिया तो आदेश में वो सार बताएगा, सार और स्पष्टीकरण देने का अवसर, ये दो कि भैया जो जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति है तो सार बताएगा, डीएम ऐसे व्यथित व्यक्ति को सार बताएगा और स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा। स्पष्टीकरण में अपन क्या उम्मीद करेंगे कि डीएम ने आदेश दिया तो ये आदेश का विरोध करोगे स्पष्टीकरण में कि आपको ये आदेश क्यों अस्वीकार है। स्पष्टीकरण दोगे कि मैं इस आदेश को नहीं मानता हूँ, ये कारण है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये आप बोलोगे। ठीक है, तो इसमें सब खंड 2 जो है वो क्या बोलता है, खंड 2 बोलता है कि जैसे व्यथित व्यक्ति है वो कोई साक्षी लाया, साक्षी लाया, व्यथित व्यक्ति साक्षी लाया, व्यथित व्यक्ति जो साक्षी लाया उसकी परीक्षा करेगा, परीक्षा कौन करेगा, डीएम। तो व्यथित व्यक्ति अपने पक्ष समर्थन में कोई साक्षी लाता है तो उसकी परीक्षा कौन करता है, डीएम करेगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा में क्या है, मतलब उसको साक्षी लाने का अधिकार दिया गया है, अपन संक्षिप्त में बोल सकते हैं। और तीसरा अधिकार ये है कि जो भी जब ये जांच वगैरह चल रही है तो उसको वकील की सहायता ले सकता है, वकील की सहायता ले सकता है। चौथा क्या है, चौथा ये है कि भैया जब जांच चल रही है तो जांच के दौरान जो डीएम है वो व्यथित व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बंधपत्र निष्पादित करवा सकता है। ये प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित, श्योरिटी के बगैर भी हो सकता है, श्योरिटी के साथ जैसा डीएम का मन हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि जांच के दौरान व्यक्ति भाग जाए तो जांच के दौरान डीएम को शक्ति दी गई है कि वो जो व्यथित व्यक्ति है उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कि भैया वो जांच के दौरान जब भी मैं बुलाऊँ तब वो आए, तो बंधपत्र निष्पादित कर सकता है। ठीक है, पाँचवा देखिए क्या है कि भैया अब जांच हो रही है, मान ली जांच चल रही है, डीएम जी जांच कर रहे हैं और जो व्यथित व्यक्ति अनुपस्थित रहता तो डीएम को ये पावर दी गई है कि वह कार्रवाई करे। कैसी कार्रवाई कर सकता है वो, एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट ये है कि जांच है चल रही है, व्यथित व्यक्ति अनुपस्थित हुआ तो एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, ये हो गया। तो जो धारा 8 है उसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो पहला ये अधिकार है कि जब भी आदेश दे रहा है, चलिए इसे देख लेते हैं। पहला अधिकार क्या है कि भाई डीएम जो व्यथित व्यक्ति उसको सार और स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा। व्यथित व्यक्ति को साक्षी बुलाने का अधिकार दिया गया है। व्यथित व्यक्ति जो है जांच जब भी हो रही है तो वकील की सहायता ले सकता है। ठीक है, और फिर डीएम साहब व्यथित व्यक्ति को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बंद पर निष्पादित करवा सकता है। ठीक है, व्यथित व्यक्ति अनुपस्थित रहता है तो डीएम एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है। ये हो गया सेक्शन 8। सेक्शन 9 देखिए, धारा 9। ठीक है, तो इसमें यह है कि जब डीएम ने आदेश पारित किया, ठीक है, तो अब जो पीड़ित है व्यक्ति ये कहाँ जाए, तो जब डीएम ने आदेश पारित किया तो पीड़ित व्यक्ति
पीड़ित व्यक्ति को धारा 9 के अधीन अपील करने की अधिकार दिया गया है कि भैया आप अपील कर सकते हो, लेकिन किसके पास करोगे आप? राज्य सरकार के पास। ठीक है, तो यही बताया गया है कि अपील आप राज्य सरकार के पास करोगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हैं कि भैया अपील आप 30 दिन के भीतर करोगे। जब आदेश की तारीख, आदेश जिस दिन आया उस दिन से 30 दिन के भीतर आप अपील करोगे। ठीक है, अपील जब फाइल हो गई तो 4 मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी। राज्य सरकार को 4 मास की अवधि के भीतर निपटाएगा और 30 दिन के भीतर आपको अपील प्रस्तुत करनी पड़ेगी जब से आदेश आया। ठीक है, इसमें और ये यही है कि जो है अपील जो है ज्ञापन के रूप में होगी, जिसमें जो आदेश है उसकी प्रमाणित प्रति होगी और आपत्ति का आधार होगा कि मेरे ये आधार है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। और जो राज्य सरकार है, उसको भी ये शक्ति दी गई है कि जब वो अपील सुने, राज्य सरकार ने अपील सुनी तो वह उसकी क्या कर सकता है? पुष्टि कर सकता है, फेरफार कर सकता है, उसे विखंडित कर सकता है। ये राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वह पुष्टि, आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें फेरफार कर सकता है, उसे विखंडित कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो कि धारा 9 में ही है, धारा 9(3) का परंतु। ठीक है, तो ये जो परंतु है, ये केवल आपको इतना ध्यान रखना है, ये यह बोलता है कि मान लीजिए अपील चल रही है। ठीक है, तो जब अपील चल रही है तो जो आदेश है जिसके विरुद्ध अपील चल रही है वो प्रवर्तन में रहेगा या अप्रवर्तन में रहेगा। अपील चल रही है, आदेश पहले आया, आदेश की हुई, अपील हुई। अब अपील के दौरान भी आदेश प्रवर्तन में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसमें समान नियम ये है कि यह प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि राज्य सरकार मना ना कर दे। अब मान लीजिए लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भैया उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया जाए। अब उस व्यक्ति ने कर दी अपील कर दी, और लोक व्यवस्था तो बनाए रखना अभी आवश्यक है। अपील में तो 2-4-6 महीने का टाइम लगेगा ना, तो उतने समय के लिए अगर हम उसके आदेश को अप्रवर्तनीय बना देते हैं तो फिर इस एक्ट का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए हमने ये रखा है प्रावधान कि भैया लोक व्यवस्था सर्वोपरि है, तो आदेश जो है अपील के दौरान परिवर्तनीय रहेगा। समान नियम यह है कि परिवर्तन में रहेगा और राज्य सरकार इसको अप्रवर्तनीय भी बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समान तौर पर आप लोग देखेंगे अपील है, अपील में तो भैया लंबित नहीं रहेगा, उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए, अब इसी में है, ठीक है, 4th पॉइंट देखिए। इसमें ये है कि अब मान लीजिए आदेश आ गया आपके विरुद्ध आदेश आ गया, आपने किया, अब अपील करना है। अपील करने के लिए क्या चाहिए? अपील करने के लिए चाहिए है प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में सरकारी काम में लगता है समय लगता है। अब आप मान लीजिए आदेश आया 1 को और प्रति प्राप्त हुई 10 को, तो 1 से 10 तक का जो टाइम है उसको आप अपील की समय सीमा जो है 30 दिन, उसकी गणना आप कहाँ से करोगे? तो उसकी गणना हम इधर से करेंगे, ना कि 1 से। ठीक है, तो 30 दिन अपील करने की समय सीमा 30 दिन है। 30 दिन की गणना कहाँ से करोगे? अब आदेश के मिलने से नहीं करोगे। जब आपको प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई 10 तारीख को, उस दिन से आप 30 दिन गिनोगे, मतलब 10 से 30 दिन के भीतर, मतलब 10 तारीख को आप अपील कर सकते हो, अगली 10 को। ये क्लियर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे धारा 10 की बात करें। धारा 10 ये बोलती है कि भैया जो आप हर बार मुंह उठा के न्यायालय मत जाओ। अब डीएम ने कुछ आदेश दे दिया है, अब हर बार जाओ मुंह उठा के न्यायालय चले जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वैसे कारोबार इतना बढ़ा हुआ है न्यायालय के पास, तो इसमें कुछ आधार बता दिए हैं धारा 10 में
कितने आधार बता दिए हैं? 1 2 3 आधार बता दिए हैं कि जब ये केवल 3 आधारों के आधार पर ही आप 3 आधारों पर ही आप न्यायालय में जा सकते हो और नहीं जा सकते हो आप। ये 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार ये है कि जब धारा 8(1) का पालन नहीं हुआ था। 8(1) में क्या है, आपने रिमेंबर कीजिए, सार बताया था ना, सार और स्पष्टीकरण देने का अवसर। तो 8(1) में क्या है, का पालन नहीं, मतलब सार नहीं दिया, सार नहीं बताया और स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया। तो इस जब 8(1) का पालन नहीं हो तब अपील की जा सकती है न्यायालय। तब आप न्यायालय जाओगे कि सर मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है। अब डीएम के पास सामग्री नहीं थी, डीएम के पास कोई सामग्री विद्यमान नहीं थी। उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित करने के लिए उसके पास कोई सामग्री नहीं थी, कोई मटेरियल नहीं था उसके पास। नो मटेरियल बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉन विच ही कुड हैव बेस्ड हिज ऑर्डर। मतलब वह अपने ऑर्डर को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को नहीं रखता। ठीक है। और आपने देखा था धारा 5 में मैंने ये बताया था कि जब अपराध हो जाए तो आम व्यक्ति साक्ष्य देने ना आए। ये बताया था मैंने, अपराध हो जाए तो आम व्यक्ति साक्ष्य देने ना आए। जब ऐसा हो तब आदेश पारित करना है डीएम को। लेकिन डीएम के पास ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब डीएम को ये संभावना दिख ही नहीं रही थी कि भैया अगर अपराध होता है तो आम व्यक्ति साक्ष्य देने नहीं आएगा, जबकि उल्टा था, उसे लग रहा था साक्ष्य देने आएगा, लेकिन फिर भी उसने आदेश पारित कर दिया। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जब फुलफिल ना हुई हो तब भी आप जो है न्यायालय में जा सकते हो। तो 3 जो कंडीशन है केवल उसमें आप न्यायालय में जाओगे। क्या? जब 8(1) का पालन न किया हो, डीएम के पास तो कोई सामग्री ना हो, डीएम को ये लग रहा हो कि आम व्यक्ति साक्ष्य देने आएगा, ये लग रहा है उसको, ये आपने ऐसे कहें कि उसको ये संभावना नहीं थी कि कोई व्यक्ति साक्ष्य लेने नहीं आएगा, साक्ष्य देने नहीं आएगा, उसको संभावना नहीं थी कि कोई व्यक्ति साक्ष्य देने नहीं आएगा, तब भी उसने ऑर्डर पारित कर दिया। तो ये 3 बिंदु पे आप ही न्यायालय जा सकते हो और किसी बिंदु पे न्यायालय नहीं जा सकते हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये धारा 10 थी, ये न्यायालय वाली धारा थी। अब धारा 11, धारा 11 में कुछ नहीं बोला है, अपन धारा 11 को पढ़ने से पहले अपन धारा 12 पढ़ लेते हैं, क्योंकि धारा 11 में 12 के पोर्शन दिया हो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो धारा 12 देख लीजिए। धारा 12 बोलता है, मान लीजिए कि डीएम साहब हैं, डीएम साहब ने, ठीक है, 4 5 6 के अधीन आपको बोल दिया कि आप जिले से बाहर चले जाओ। क्या बोल दिया आपको? आप जिले से बाहर चले जाओ। ये मान लीजिए जिला है और ये हैं बहुत सारे घर, और आप तो जिले से इधर बैठे हो, दूसरे जिले में बैठे हो। अब यहाँ पे जो आपका घर है, यहाँ आपकी प्यारी मम्मी रहती है, मम्मी हो गई बीमार। अब मम्मी ने लगाया फ़ोन, बेटा हम तो बीमार हैं, आ जाओ देख लो, दवाई करवा दो। तो भैया ये व्यक्ति बोलेगा, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, वो सोचेगा अगर मैं घर जाता हूँ तो डीएम का आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, वो अगर घर नहीं जाता तो माँ का आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, अब क्या करूँ। तो ऐसी दशा को ध्यान में रखते हुए ही जो व्यक्ति डीएम के आदेश से जिले के बाहर हैं, तो वो डीएम से अस्थायी एक आदेश ले सकते हैं कि साहब मुझे 1-2 दिन के लिए उस क्षेत्र में जाना है और मैं वहाँ जाके अपना काम निपटा के वापस जहाँ आपने बोला है वहीं चला जाऊँगा। तो धारा 12 इसी धारा, तो धारा 12 इसी अस्थायी अनुज्ञा की बात करती है। अस्थायी अनुज्ञा मतलब 4-5-6 में डीएम ने आदेश दे दिया बाहर जाने को, आप बाहर हो, लेकिन आपको किसी कारण से अंदर आना है,
तो आपको डीएम से आदेश लेना होगा, बस यही बात करती है धारा 12, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं धारा 11। धारा 11 क्या बोलती है कि डीएम ने बोला 4, 5, 6 में बाहर चले जाओ, लेकिन आप क्या है नहीं गए। ठीक है, गए, और धारा 12 मैंने पहले बता दी है आपको, इसमें एक शब्द याद रखना, अस्थायी अनुज्ञा। अब आप गए, लेकिन अस्थायी अनुज्ञा से आ गए, लेकिन अनुज्ञा के समाप्त होने पर वापस नहीं गए। ठीक है, तो आप एक तो गए ही नहीं, 4, 5, 6 का आदेश था, आप गए नहीं। दूसरा, आप गए लेकिन अस्थायी अनुज्ञा लेकर आप वापस आए, लेकिन जब आपकी अनुज्ञा खत्म हो गई तो आप वापस गए ही नहीं। 2 परिस्थितियाँ हो गई। जब ऐसी 2 परिस्थितियाँ हो गई तो धारा 11 बोलती है कि जब आप गए नहीं या गए वापस आए फिर दोबारा नहीं गए, 3 वर्ष का कारावास भोग लो भैया। ठीक है, 3 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष का कारावास, इधर नहीं आगे है। तो डीएम उसे गिरफ्तार करवाएगा और हटवा देगा, बाहर, जिले के बाहर करवा देगा, गिरफ्तार करवाएगा, जिले के बाहर करवा देगा। ये है धारा 11। धारा 12 में आपने पढ़ ही लिया है अस्थायी अनुज्ञा के संबंध में, है ना। तो धारा 12(1) में अपन ने 12(1) में अस्थायी अनुज्ञा, और 12(2) बोलती है कि भैया किसी भी समय जो डीएम है या राज्य सरकार है उस अनुज्ञा को समाप्त कर सकती है, जो उसने अस्थायी अनुज्ञा दी ना उसको समाप्त कर सकती है। अब 3 क्या बोलती है, 12(3) क्या बोलती है, 12 का खंड 3 क्या बोलता है, देखिए 12(3) ये बोलता है कि जब अस्थायी अनुज्ञा दे रहे हैं तो अस्थायी अनुज्ञा देते समय जो डीएम है वो शर्तें लगा सकता है। ठीक है, उन शर्तों के अनुपालन के लिए बोल सकता है कि आप भैया बॉन्ड भरवा सकता है। ठीक है, अस्थायी अनुज्ञा देने के लिए शर्त लगा सकता है, और शर्तों के अनुपालन के लिए बॉन्ड भरने के लिए बोल सकता है। ये हो गया 3। अब 4 क्या बोलता है, 4 बोलता है कि भैया जब उसको अस्थायी अनुज्ञा दी गई है और समाप्त हो गई है तो उसका ये कर्तव्य है कि भैया वो जिले के बाहर चला जाए। ठीक है, और कोई नई अनुज्ञा जब तक नहीं मिले तब तक वह जिले में प्रवेश नहीं करे और जिले में लौटे नहीं। सीधी बात, ये इसमें ये बोला गया है, इसमें ये डायरेक्शन दी गई है कि भैया जब तुम्हारी अनुज्ञा, जो अस्थायी अनुज्ञा है वो खत्म, जब अस्थायी अनुज्ञा मिल गई, तुम क्षेत्र में आ गए, जब तुम क्षेत्र में आ गए तो जब वो अस्थायी अनुज्ञा खत्म हो गई तुम बाहर चले जाओ, और जब तक कोई तुम्हें अनुज्ञा नहीं मिली जब तक वापस मत आना। अब ये खंड 5 क्या बोलता है, खंड 5 ये बोलता है कि आपने जो अस्थायी अनुज्ञा दी थी उसमें शर्तें लगी थी, उस शर्त का अनुपालन नहीं किया, या अस्थायी अनुज्ञा खत्म हो गई उसके बाद आप हटते नहीं हो, तो आपको जो डीएम है वो गिरफ्तार करवा सकता है और जिले के बाहर फिकवा सकता है, हटवा सकता है। ठीक है, ये होगी धारा 12। धारा 12 में मेनली आपको याद रखना है अस्थायी अनुज्ञा। हिंदी में डायरेक्ट में अगर कहीं थोड़ा मिसप्रिंट है तो उसको अस्थायी अनुज्ञा कर लीजिएगा। यहाँ लौटने की अनुज्ञा लिखा है, लौटने की अस्थायी अनुज्ञा कर लीजिएगा, अस्थायी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब धारा 12 देखिए, धारा 12 क्या बोलती है। ठीक है, धारा 12 बोलती है कि जो धारा 3, 4, 5, 6 में जो शक्ति डीएम को दी है, अभी पढ़ के आए हैं अपन, 4, 5, 6 में शक्ति डीएम को दी है, अधिनियम ने 4, 5, 6 में शक्ति डीएम को दी है। अब यही डीएम वाली शक्ति उठा के धारा 12 के अंतर्गत
राज्य सरकार ने ले ली है कि भैया 4 5 6 की शक्ति हमें भी होगी, और हम जिसको बोलेंगे, हम जिसको ऑथोराइज करेंगे उस व्यक्ति को भी होगी। इतना बोलता है और कुछ नहीं। कि धारा 12 ये बोलती है कि 3 4 5 6 की जो शक्ति है जो डीएम के पास है वो हमारे पास भी होगी, और हम जिस व्यक्ति को बताएं बोलें उस व्यक्ति को भी शक्ति ये हम दे सकते हैं, ये हमारे पास ये शक्ति होगी। और कुछ परिवर्तन 3 4 5 6 में कुछ परिवर्तनों के साथ ये शक्ति लागू होगी। जैसे परिवर्तन अपेक्षित हों उस हिसाब से ये लागू होगी। अब उपधारा, अब ये हो गई एक हो गई। एक में ये है कि राज्य ने 3 4 5 6 की शक्ति ले ली। अब खंड 2 में क्या है? खंड 2 में ये है कि आवश्यक परिवर्तन के साथ 3 4 5 6 की शक्ति राज्यों को मिल जाएगी, आवश्यक परिवर्तन के साथ, ध्यान रखिएगा। अब 3 देखिए, खंड 3 क्या बोलता है? अब देखिए, अब जब डीएम ने कोई आदेश दिया था 3 4 5 6 में, है ना, तो आप कहाँ गए थे? राज्य सरकार के पास। जब राज्य सरकार ही आदेश देगी तो आप अपील के लिए कहाँ जाएंगे? राज्य सरकार के पास जाएंगे क्या? नहीं, अपील होगी ही नहीं। जब राज्य सरकार आदेश देती है 3 4 5 6 के अधीन तो अपील नहीं होती, पुनर्विलोकन का प्रावधान कर दिया गया है खंड 3 में। सब क्लॉज 3 में पुनर्विलोकन का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, अपील का प्रावधान नहीं, राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, पुनर्विलोकन का प्रावधान कर दिया गया है। अब देखिए धारा 14 और धारा 15, तो अपन इसको इस तरह पढ़ते हैं, धारा 14 धारा 15। ठीक है, धारा 15 में 2 कंडीशन बताई है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंडीशन बताई है ना। इसमें 2 कंडीशन क्या क्या बताई हैं कि जब धारा 15 में 2 कंडीशन दी गई, क्या कि जैसे 4 4 5 6 या 13 में राज्य सरकार ने आदेश दिया और हट नहीं रहे, मान लीजिए जिले से बाहर नहीं जा रही, या धारा 12 में क्या था? अस्थायी हो गया, बार बार ये परेशान करेगा, याद कर लो। 12 अस्थायी हो गया, तो 12 में अस्थायी अनुज्ञा आपने ली, ख़त्म हो गई, फिर भी आप बाहर नहीं गए। ठीक है, ख़त्म हो गई फिर भी आप बाहर नहीं गए। एक तो ये 4 5 6 और 13 के दिन आप हट ही नहीं रहे हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि धारा 12 में अस्थायी अनुज्ञा थी लेकिन अस्थायी अनुज्ञा ख़त्म हो गई, फिर भी आप जिले के बाहर नहीं जा रहे हो, तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धारा 15 2 परिस्थितियों में दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जबकि धारा 14 जो है, जबकि धारा 14 में जो है बहुत सारी परिस्थितियाँ बताई गई। क्या क्या? कि जब कोई व्यक्ति 3 4 5 6 के आदेश का पालन नहीं करता है या उसकी अवज्ञा करता है, ठीक है, ये दुष्प्रेरण करता है, विरोध करता है, तो तब उसके संबंध में 3 वर्ष, तो उसके संबंध में दंड का प्रावधान है। इतनी सारी चीज़ें हैं तो दंड का प्रावधान। ठीक है, इसमें जब 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 ये 2 चीज़ें हों, ये स्पेसिफाई है, मतलब विशेष रूप से जब 2 चीज़ें हों तब ये सेक्शन लगेगा, और जब इसके अतिरिक्त तो कोई चीज़ है तो धारा 14 के अंदर उसको दंड मिल जाएगा। दोनों में दंड की मात्रा सिमिलर है। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक 3 वर्ष है, इसमें भी 3 वर्ष है। ठीक है, लेकिन धारा 14 में ये बोल दिया गया है, देखिए यहाँ थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल दिया गया है? लेखबद्ध कारणों, ये मैं धारा 14 की लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ ना, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों की सभा 4 माह से कम नहीं होगी। मतलब आपको मिनिमम 4 मास, 3 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष अधिकतम। ठीक है, लेकिन आपको 4 मास से कम देना है तो रीजन रिकॉर्ड करने होंगे, लिखित में कारण देने होंगे। 4 माह से कम देना है तो देखिए बैरेट की लैंग्वेज को हटाइए आप, पनिशमेंट कितना है? कम से कम 4 माह, अधिक से अधिक 3 वर्ष तक। ठीक है, और अगर आपको 4 माह से भी कम देना है तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। इसमें भी वही, इसमें 6 मास कम से कम और 3 वर्ष, और 6 माह से कम है तो रीजन लिखना होगा। मतलब आपको कम देना है 6 से,
या 4 से, तो आपको लिख के बताना पड़ेगा भैया ये कारण है, इसलिए मैं 6 माह से 4 माह से कम दे रहा हूँ। ठीक है, तो 14-15 दंड के संबंध में प्रावधान करती है। 15 2 प्रकार के स्पेसिफिक दंड के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 14 कई प्रकार के अवज्ञा के संबंध में प्रावधान करती है। ये हो गया है ना, इसको ध्यान रखिएगा। 14-15 हो गया। 16 देखिए, धारा 16 क्या बोलती है? धारा 16 उपधारणा के संबंध में प्रावधान करती है। क्या प्रावधान करती है कि जब भैया, अब इसमें क्या है, जब डीएम या जो राज्य सरकार है, धारा 4, 5, 6, 13 में राज्य सरकार है, 13 के अधीन कार्य कर रही है, 13 के अधीन कार्य कर रही है, और आप क्या है, 13 के अधीन इसने कोई आदेश दिया और आप क्या है, न्यायालय चले गए, न्यायालय में आपने इन आदेशों के विरुद्ध अभियोजन दायर कर दिया, मामला संस्थित कर दिया इनके विरुद्ध, तो वह तब न्यायालय के सामने सर्टिफाइड कॉपी आएगी, जब अधिप्रमाणित प्रति आएगी उस आदेश की, तो न्यायालय कुछ उपधारणा करेगा। न्यायालय क्या क्या उपधारणा करेगा? न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि सक्षम अधिकारी ने पारित किया है। जब मान लीजिए कि 4, 5, 6 का आदेश आया, आप आदेश से व्यथित थे, आप गए न्यायालय, जब न्यायालय आपके द्वारा लाई गई जो प्रमाणित प्रति है उसको देखेगा, तो कुछ चीज़ों की वो उपधारणा बना लेगा, उसको देखते ही वो कुछ चीज़ों की उपधारणा बना लेगा। फिर आप उसको रिवर्ट कर सकते हो, आप उसका खंडन कर सकते हो, लेकिन जब उसकी प्रमाण प्रति उसके सामने लाई जाएगी न्यायालय के सामने, तो उसको देखते ही जब वो ऐसा देख ले कि ये प्रमाण प्रति है, तो 4 प्रकार की उपधारणा बना लेगा। पहली क्या उपधारणा बनाएगा कि ऐसा जो आदेश है वो सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया है। दूसरा कि ऐसा आदेश देने का आधार था, मतलब डीएम के पास ऐसा आदेश जारी करने का आधार था, ये भी उपधारणा बना लेगा। तीसरा क्या उपधारणा बनाएगा कि जो आदेश है वो अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल है, विधिमान है। ठीक है, विधिमान है ये। तो 3 प्रकार के कौन कौन से कि भैया जो आदेश है वो सक्षम अधिकारी ने दिया है, आदेश जारी करने का आधार था उस अधिकारी के पास, आदेश विधिमान और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल है। ये 3 उपधारणाएं करेगा धारा 16 के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया। आप सुनिए फिर डायरेक्ट पढ़िए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़ आपको। अब धारा 17 की बात करते हैं। धारा 17 में बंध पत्र के समापहरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो धारा 12 में क्या था? धारा 12 में क्या था बताइए? धारा 12 में था अस्थायी अनुज्ञा। मैंने आपको क्षेत्र बाहर कर दिया, कुछ काम आ गया आपको, आपने डीएम से अस्थायी अनुज्ञा ले ली, यही था ना धारा 12 में। 12(3) में क्या था याद करिए? 12(3) में था कि शर्तों के अनुपालन के लिए बंध पत्र, मतलब डीएम ने जब आपको अनुज्ञा दी कि आप आ जाइए, तो उसने कुछ शर्तें लगा दी, उन शर्तों के अनुपालन के लिए उसने बॉन्ड भरवा दिया 12(3) में। अब जब बॉन्ड भरवा दिया, ये बंध पत्र भरवा दिया, तो आपने इसका उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन जब कर दिया तो बंध पत्र जो है वो फोरफीचर अर्थात समापहरण, उसकी जब्ती करना है, बंध पत्र की जब्ती करना है। तो जब्ती किस धारा में होगी? देखिए 12(3) की शर्तों का अनुपालन करने के लिए बंध पत्र आया था, बंध पत्र का उल्लंघन करा, और जब्ती कहाँ हो रही है? जब्ती देखिए वो भूल गए थे, तो उन्होंने यहाँ डाल दिया 17, धारा 17 में जब्ती कर ली उन्होंने, फोरफीचर। बॉन्ड यहाँ का है 12(3) का, तो 12(3) में ही लिख सकते हैं हम कि जब्ती धारा 17 में होगी, लिंक कर सकते हैं, धारा 17 में लिख सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों में लिखिए, 12(3) में 17 लिख लीजिए, ऐसे करके लिंक 17 और 17 में लिख लीजिए लिंक 12(3). ये जब ये करेंगे तो आपको ये 12(3) पढ़ोगे 17 याद आएगा, 17 पढ़ोगे तो 12(3) याद आ जाएगा। ये हो गया
बंध पत्र का समापन फॉरफीचर, शर्तों का अनुपालन नहीं किया तो बंध पत्र का अर्थात बंध पत्र का उल्लंघन किया, जब बंध पत्र का उल्लंघन किया तो जब्ती हो गई। ठीक है, चलिए 17 हो गया। अब अपन धारा 18 पे आ जाते हैं। पेन का कलर बदल लेते हैं। धारा 18 बहुत ही सरल धारा है। क्या बोलती है? धारा 18 बोलती है कि धारा 18 बोलती है कि इस अधिनियम में जो अपन ने डीएम को शक्ति दी है, डीएम को शक्ति दी है, अब डीएम को जो शक्ति दी है वो राज्य सरकार क्या कर सकती है? राज्य सरकार उसका प्रत्यायोजन डेलीगेशन, मतलब अपनी शक्तियों को, डीएम की जो शक्ति है, डीएम की शक्ति को राज्य सरकार क्या कर सकती है कि एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दे सकती है। मतलब डीएम की शक्ति को राज्य सरकार एडीएम एसडीएम को दे सकती है। केवल इतना याद रखना है, डीएम को जो शक्ति है उससे राज्य सरकार प्रत्यायोजन करते हुए एडीएम एसडीएम को दे सकती है। खत्म, धारा 18 खत्म, शक्तियों का प्रत्यायोजन बताया है। ठीक है, अब धारा 19। धारा 19 में क्या बोला है देखिएगा, जानकारी का प्रकट नहीं करने दिया जाएगा। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, आईएमपी तो लिख लीजिए। ठीक, इसमें ये है हेडिंग जो है, स्रोत का प्रकट नहीं किया जाना। क्या? अब देखिए 4, 5, 6 में डीएम को पावर थी, 13 में किसको पावर थी? 13 में राज्य सरकार को पावर थी, या उसने जो सशक्त कर दिए थे व्यक्ति उनको पावर थी। ठीक, अब इन दो व्यक्तियों को कहीं से जानकारी तो मिलेगी कि हमें किस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 4, 5, 6 या धारा 13 का आदेश पारित करना है। तो डीएम को और राज्य सरकार को कहीं से सूचना तो मिलेगी कि हमें इस व्यक्ति के विरुद्ध ये 4, 5, 6 या 13 या धारा 3 की कार्रवाई करनी है। ठीक है, तो इस डीएम को और राज्य सरकार को विवश नहीं किया जाएगा। विवश नहीं करोगे कि वो ये बताएं कि उनको जानकारी कहाँ से मिली। ठीक है, तो आप न्यायालय उनको विवश नहीं करेगा, और व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, ना ही न्यायालय उनको विवश करेगा, ना ही पीड़ित व्यक्ति की आप ये बताओ कि आपको इस व्यक्ति के विरुद्ध जो जानकारी वो कहाँ से मिली। मैंने गुप्तचर है, गुप्तचर सीधे ये ध्यान रखो, गुप्तचर की जानकारी नहीं मांगी जाएगी कि आपको इस व्यक्ति के विरुद्ध ये जानकारी कहाँ से मिली, क्योंकि पुलिस वालों का जो डीएम का तो स्रोत होगा, तो स्रोत की जानकारी आपको देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। बीएनएस की कौन सी धारा, सिमिलर नहीं, बीएसए की कौन सी धारा है जो ऐसा कुछ प्रावधान करती है, वो आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो इसमें अपन ने ये देखा कि डीएम को और राज्य सरकार या जो सशक्त व्यक्ति है उसको जानकारी कहाँ से मिली, ये उनको विवश नहीं किया जाएगा। गुप्तचर की जानकारी देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा उनको। ठीक है, धारा, चलिए अब अपन अगले लेक्चर में बात करते हैं। धारा 20 से जो भी बची हुई है धारा 36 तक, 37 तक, 35 तक जो भी धारा है, हाँ 20 से 35 15 धारा बची हैं। 20 धारा लगभग 19-20 धारा आज कर ली है। 20 से 35 अपन लेक्चर 3 में कल कर लेंगे, तो कल ये आपका ये एक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।